और चलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड की खबरों की, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली में आज कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कमेटी जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है। पहले 30 जून तक ड्राफ्ट सौंपने की तारीख थी। यूसीसी ड्राफ्ट पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। तो आज हालांकि देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट तो बनकर तैयार है, लेकिन सौंपने की अगर बात किया जाए तो 30 जून तक का समय दिया गया था यूसीसी के ड्राफ्ट पर। आज तस्वीर साफ हो जाएगी और पहले या दूसरे हफ्ते में दिया जा सकता है। ड्राफ्ट को लेकर चीजें साफ की जाएंगी। सुनील प्रभात देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और पवन गौर भी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जानकारी मिल रही है कि जो कमेटी है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या खास होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई थी यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने को, वो आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इससे पहले जब उन्होंने यूसीसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि ये ड्राफ्ट जो है वो रफली तैयार कर लिया गया है, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ऐसे में उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ था। अगर इस कमेटी की बैठकों की अगर बात करें तो अब तक तकरीबन 100 बैठकें ये कमेटी कर चुकी है, जिसमें से 60 के आसपास अध्ययन बैठक दिल्ली में हुई है। उसके अलावा 13 जिलों में उत्तराखंड के 37 पब्लिक बैठक ये कमेटी अलग अलग जिलों में जाकर कर चुकी है और 3 बड़ी बैठक कुमायूं, गढ़वाल और दिल्ली में ये कर चुकी है, जिसमें पब्लिक बैठक हुई थी। पब्लिक से कई सारे सलाह मशुरा लिए गए थे, कई सारे सुझाव लिए गए थे कि कौन कौन सी बातों को ड्राफ्ट में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब ये ड्राफ्ट का लगभग फाइनल मसौदा तैयार कर लिया गया है। हालांकि ये कमेटी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी कि फाइनल ड्राफ्ट पर कितना काम किया जा चुका है और अब कितने दिनों का वक्त लगेगा जब ये कमेटी सरकार को अपना फाइनल ड्राफ्ट सौंपेगी और सरकार इस जो यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो आज 1:30 बजे दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कमेटी करने वाली है और उसके बारे में पूरी जानकारी ड्राफ्ट को लेकर दी जाएगी। ठीक है, सुनील भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, देहरादून में किस तरह की हलचल है यूसीसी को लेकर? देखिए अंशिका, इस पे सिर्फ देहरादून उत्तराखंड की नहीं पूरे देश भर की इस ड्राफ्टिंग पे नजर टिकी हुई है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज 30 जून को ये ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा, लेकिन इस बीच जो केंद्र में हलचल हुई, जो केंद्रीय विधि आयोग ने देश भर से यूनिफॉर्म कोड के लिए जो सुझाव मांगने शुरू किए, ये माना जा रहा है कि उसके चलते इसमें थोड़ा बहुत डिले हुआ है। लेकिन इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। न्यूज 18 के पास जो जानकारी है, जो यूसीसी से जुड़े जो सूत्र बताते हैं कि इसको जुलाई 1st वीक या फिर मैक्सिमम 2nd वीक तक इसको हर हाल में सरकार को सौंप दिया जाएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी, राज्य सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करना शुरू कर देगी, यानी कि यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि उत्तराखंड के लिए जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है, 5 सदस्यीय जो कमेटी इसको तैयार कर रही है, करीब 2.5 लाख से अधिक सुझाव सीधे तौर पर कमेटी को प्राप्त हुए हैं। देश भर में जब यूनिफॉर्म जो यूसीसी लाया जाएगा तो उसमें उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको एक बेस बनाया जाता है और यही कारण है कि इसको बहुत ठोस तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है। जी ठीक है पवन, आप ये भी जानकारी दें कि आखिर क्या क्या ड्राफ्ट में शामिल करने की बात की गई है और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? देखिए, खास तौर पर इस ड्राफ्ट की अगर बात करें तो कोशिश की जा रही है महिलाओं के अधिकारों को तवज्जो देने की, महिला सशक्तिकरण पर जोर देने की, चाहे वो तलाक की बात हो, शादी की बात हो, तलाक के बाद मेंटेनेंस जो कि एक गुजारा भत्ता महिलाओं को दिया जाता है उसको लेकर बात हो, या उसके अलावा संपत्ति के अधिकार देने की बात हो, या फिर बच्चों को गोद लेने के अधिकार की बात हो। तो ये काफी सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी हुई हैं और ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में शामिल करने की बात चल रही है। जैसा कि सूत्रों से लगातार बताया जा रहा है, जो यूसीसी कमेटी की जो है जो बिल तैयार कर रही है उसको लेकर है, लगातार कमेटी जो है वो काम अपना जारी रखे हुए है। ड्राफ्ट जो है वो फाइनल दौर में है, उसको कंपाइल किया जा रहा है। जैसा कि अभी सुनील प्रभात ने बताया कि जुलाई के पहले या दूसरे वीक के अंदर इस ड्राफ्ट को सरकार को सौंप दिया जाएगा। तो ऐसे में जो कमेटी है उसने अपने जो ड्राफ्ट को कंपाइलेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है और बहुत जल्द ही ये ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन, बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए।
लैंसडाउन कैंट का नाम बदलने को लेकर केंद्र बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लैंसडाउन कैंट का नाम जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। महावीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कैंट बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है और बहुत जल्द लैंसडाउन का नाम बदल जाएगा और ये अब जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा। जसवंतगढ़ इसीलिए क्योंकि शहीद जसवंत सिंह रावत के नाम पर इसको रखा जा रहा है। कैंट बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय में भी इसको लेकर नोटिस भेज दिया है। लैंसडाउन कैंट अब बहुत जल्द बदलकर जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा और ऐसे में मीटिंग भी हुए हैं कई बार इसको लेकर। इस मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी तो मिली है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट करना बाकी है। लैंसडाउन कैंट का नाम जसवंतगढ़ रखने का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया है। महावीर चक्र विजेता है शहीद जसवंत सिंह रावत, जिनके नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कैंट बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज भी दिया है। और वहीं 22 आईएएस और 5 पीसीएस समेत 36 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईएएस राधिका झा को समाज कल्याण का सचिव बनाया गया है और आर राजेश कुमार से एनएचएम हटा दिया गया है। अब उन्हें सीईओ पीएमजीएसवाई की नई जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस रविशंकर से वापस लिया गया अपर सचिव पर्यटन विभाग, अब उन्हें कौशल विकास एवं सेवा योजना की नई जिम्मेदारी दी गई है। आनंद श्रीवास्तव को एमडी परिवहन निगम मिला है। रुचि मोहन रयाल को अपर सचिव खाद्य की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस बीएल फिरमाल को आरएफसी कुमाऊं नियुक्त किया गया है और वहीं उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत का भी ट्रांसफर हो गया है। उन्हें अपर सचिव पर्यटन की नई जिम्मेदारी मिली है। सीडीओ अल्मोड़ा अंशुल सिंह का भी तबादला हो गया है। अब उन्हें एचआरडीए उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरिद्वार में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। यहां पुलिस ने बुलेट से पटाखे फोड़ने जैसी आवाज निकालने वाले हुड़दंगी को सबक सिखाया है और उसकी बुलेट सीज कर दी है। खड़खड़ी पुलिस ने बता दें कि चेकिंग के दौरान सड़क पर पटाखे फोड़ने जैसी आवाज लिए बुलेट सवार को पकड़ा और उसकी जमकर क्लास लगाई और बुलेट सीज करते हुए दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी है। जोशीमठ के मारवाड़ी में अलकनंदा नदी के तट पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने पिछले 3 दिनों में फंसे हुए डॉग को सुरक्षित बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि डॉग 3 दिन पहले ही एक टापू पर फंस गया था। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अलकनंदा नदी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर बेजुबान जानवर को बचाने गई और उसे आखिरकार बचा ही लिया गया। जूते में पानी घुस गया मेरा, ठंडा जोशीमठ में एक बार फिर से भालू की दस्तक दिखाई दी है। भालू दिन में जोशीमठ के सिंहधार इलाके में आराम से घूमता हुआ दिखाई दिया। इन दिनों खुमानी पेड़ों पर पक कर तैयार हो गए हैं और भालू उन्हीं को खाने के लिए हर दिन खुमानी के पेड़ों तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के शोर करने के बाद भी भालू भागने को तैयार नहीं हुआ। चमोली में छिनका में बाधित बद्रीनाथ मार्ग को कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। यह मार्ग गुरुवार की सुबह बंद हो गई थी और फिर शुक्रवार को तड़के सुबह 3:30 बजे करीब इस मार्ग को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।
अब आपको बद्रीनाथ हाईवे में छनका के पास हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर दिखाते हैं, जिसके चलते रोड बंद हो गई थी और अब आप देखेंगे कि पूरा पहाड़ भरभरा कर कैसे रोड पर गिर जाता है, जिसके बाद मलबा उसके नीचे नदी तक पहुंच गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। जिस वक्त भूस्खलन हुआ, ये तस्वीरें उसी वक्त की है। तो इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर किस तरीके से मलबा सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड की घटनाएं अक्सर वहां पर होती रहती हैं और ये लाइव तस्वीर उस वक्त की है जब बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा गिरकर आया और किसी ने ये वीडियो बना लिया। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चमोली के गोपेश्वर के नेगवाड़ में हुई भारी बारिश मुसीबत लेकर आई है। बारिश के चलते मलबा आने से पार्किंग में कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मलबे से गाड़ियों को बाहर निकाला। जोशीमठ तहसील के सलूड़ डूंगरा रोड पर भी ऐसी ही तबाही हुई है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं और भारी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर उफान पर है। देहरादून से लगे डोईवाला क्षेत्र में सौंग और सूसवा नदी में भी खतरा बना हुआ है। यहां एहतियातन तहसील प्रशासन की गाड़ियां घूम घूम कर लोगों से नदी क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रही हैं। आपदा के लिहाज से इस बार जोशीमठ नगर और कर्णप्रयाग अति संवेदनशील माने जा रहे हैं। यहां जनवरी महीने में आई दरारें मॉनसून में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 जनवरी के बाद जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें लगभग 181 परिवार प्रभावित हुए, तो वहीं 800 से ज्यादा घर डेंजर जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन में रखे गए हैं। सरकार जोशीमठ में अभी भी राहत और बचाव कार्य कर रही है। प्रभावित परिवारों को राशन, मुआवजा वितरित किया जा रहा है, लेकिन चिंता मॉनसून की हो रही है, क्योंकि बारिश अगर ज्यादा हुई तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। नगर के लोग बहुत चिंतित हैं। हालांकि सरकार राशन भी दे रही है, लोगों का भुगतान भी कर रही है, लेकिन इस बरसात से लोगों में बहुत दहशत है कि कहीं ये पहली जैसी घटना न हो जाए। जोशीमठ में भूदसाव के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें जल विद्युत परियोजना, एनटीपीसी, हेलंग मारवाड़ी बाईपास, ड्रेनेज सिस्टम, अलकनंदा नदी का कटाव भूदसाव के हैं। तो वहीं हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जिससे जोशीमठ के लोग डरे हुए हैं। हालांकि जोशीमठ को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। जब से हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण शुरू हुआ, तब से जोशीमठ से दरारें उत्पन्न हुई है और मेरा सरकार से विनती है, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, जोशीमठ को मत छोड़िए। जोशीमठ को लेकर शासन प्रशासन हम लेवल पहले से चिंतित है। उसको देखते हुए जो कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जोशीमठ में पहले भी स्थापित किया गया था। जोशीमठ की समस्या गंभीर है। बाईपास का निर्माण काम हो रहा है और मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। लोग अभी भी जनवरी के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। बावजूद इसके प्रशासन अपनी तैयारी के भी दावे कर रहा है। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बारिश शुरू होने के साथ ही चारधाम यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट होने लगी है। बुधवार को केदारनाथ 6000 यात्री पहुंचे थे, जबकि बद्रीनाथ में 8500 यात्री पहुंचे हैं। यमुनोत्री में 2500 और गंगोत्री में 4500 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। चारधाम में अभी तक 32,38,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, इसको लेकर सुखबुगाहट शुरू हो गई है। क्या एसएस संधू को सेवा विस्तार मिल सकता है? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1988 बैच के आईएएस अफसर
एसएस संधू बतौर चीफ सेक्रेटरी 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। सीनियरिटी के हिसाब से संधू के बाद 1988 बैच की ही IAS अफसर राधा रतूड़ी आती हैं। राधा रतूड़ी मौजूदा समय में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू को सेवा विस्तार दे सकती है और इसके पीछे है पाइपलाइन में चल रही वो केंद्रीय और राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, जिन पर संधू काफी कुछ काम कर चुके हैं। जहां तक ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है, मेरे ख्याल से 3 महीने का एक्सटेंशन तो अगर राज्य सरकार सही जरूरी समझती है तो दे सकती है। बाकी फिर स्टेट रिकमेंड करेगी तो बाकी इसमें केंद्र सरकार निर्णय लेती है। एसएस संधू के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों BC खंडूरी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत के साथ बतौर सचिव भी काम कर चुके हैं। वो केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम संधू के कार्यकाल में शुरू हुआ है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि संधू के रिटायरमेंट के साथ इनकी प्रगति में किसी तरह की रुकावट पैदा हो। चीफ सेक्रेटरी जब से मुख्य सचिव के पद पर यहाँ पर आसीन हुए हैं, तब से बहुत सारी ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं या स्टेट के और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हैं या केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि वो केंद्र में रहे हैं, उनके वहां पर संपर्क अच्छे हैं। दूसरा, उनको भारत सरकार में रहने का अनुभव है, वो भी उत्तराखंड के काम आ रहा है। दरअसल सरकार का पूरा फोकस 2025 पर है। सरकार कहती है कि 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। ऐसे में लंबा प्रशासनिक अनुभव, केंद्र और राज्य की ब्यूरोक्रेसी में पकड़ रखने वाले ऑफिसर उसकी पहली जरूरत बन गए हैं, जिस पर संधू फिट बैठते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के CEO को बदला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्तार मोहसिन से वक्फ बोर्ड के CEO को चार्ज वापस लिया जा सकता है और उनकी जगह सिराज उस्मान को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि नए CEO के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से CM धामी से मांग की गई है। तो सिराज उस्मान को जिम्मेदारी मिल सकती है। CM पुष्कर सिंह धामी से मांग की गई थी इस पूरे मामले में। देहरादून सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के CEO बदल सकते हैं और मुख्तार मोहसिन से वापस चार्ज हो सकता है। क्या उत्तराखंड के 2 बड़े जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर विदेशों में बैठे पंजाब के गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं? ये बात इसीलिए आ रही है क्योंकि विदेशी नंबरों से उत्तराखंड के कारोबारियों को पिछले कुछ महीनों में लगातार वसूली के फोन आए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाइसेंसी हथियारों से लैस ये लोग सरदार त्रिलोक चंद के रिश्तेदार हैं और उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि हरिद्वार जिले के खानपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले त्रिलोक चंद के पास एक फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को कनाडा में रहने वाला कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड का शूटर बताया और उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। 3 दिन से लगातार धमकियां मिल रही हैं, बच्चे को जान से मारने की, मेरे बच्चे को उठा लेने की, ठीक है, मुझे जान से मार देने की, ठीक है। तो 20 लाख रुपए की मांग की गई है मुझसे। तो ये मेरे को बोल रहा है कि मैं गोल्डी बराड का शूटर हूँ, गोल्डी बराड के गैंग से हूँ। हालांकि इससे पहले भी पंजाब हरियाणा में सक्रिय रहे गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी की कॉल कई लोगों को आ चुकी है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कई कारोबारी शामिल हैं। इनको लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और अर्श डल्ला के नाम से धमकी दी गई थी। पुलिस का कहना है कि सारे मामलों में तफ्तीश की जाती है। इन लोगों को उत्तराखंड में जड़े जमाने नहीं दिया जाएगा। वो तो कोई अगर पुलिस के पास अप्रोच करता है कि उसके पास इस तरह की कोई थ्रेट कॉल आ रही है या एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है, तो हम उसको सीरियसली लेते हैं और उसकी जड़ तक जाते हैं। तभी जाके पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जो कॉल थी वो रियल नहीं थी, वो फेक थी, मतलब कोई और यूज कर रहा था। नहीं, हम जड़ें मजबूत करने नहीं देंगे। हम लोग सुपर अलर्ट हैं, ऑलरेडी हम लगे हुए हैं, पूरी तरह से हमारी रडार पे है। उत्तराखंड के मैदानी जिले पश्चिमी यूपी के अपराधियों के रडार पर लंबे समय से रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है जब पंजाब के बदमाश भी
उत्तराखंड में दिलचस्पी ले रहे हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि ऐसे लोगों को उत्तराखंड में पनपने नहीं दिया जाएगा। रुड़की में मनोज जियाल के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है, हरिद्वार में खासतौर पर, जहां पर दुकानदारों को फोन आ रहे हैं धमकी भरे। उत्तराखंड में आज भी 71 ऐसे स्कूल हैं जो फॉरेस्ट लैंड पर चल रहे हैं। इन स्कूल में बच्चे तो हैं, टीचर भी हैं और पढ़ाई के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन स्कूलों में पक्की छत नहीं है। नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत और चमोली जिले में ये स्कूल हैं। हालांकि इन सभी स्कूलों में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये सभी वन खत्तों में चल रहे हैं। वन भूमि में होने की वजह से वन विभाग ने यहां किसी भी निर्माण पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से यहां बिल्डिंग नहीं बन पा रहे हैं। शिक्षा विभाग अब इन सरकारी स्कूलों में नए बैम्बू स्ट्रक्चर बनाने जा रही है। वन विभाग से अनुरोध किया है और हमने जीएमवीएन को प्रपोज भी किया है और कुमाऊं के क्षेत्र में केएमवीएन को दिया हुआ है कि बम्बू स्ट्रक्चर अगर हम उनको बना के दे सकें तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पक्के निर्माण हो नहीं सकते। इसलिए बैम्बू स्ट्रक्चर की बात है, हम लोगों ने हंस फाउंडेशन से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी भी थी, तो उसमें अभी प्रोग्रेस जारी है। तो जैसे ही बन जाएंगे तो मैं आपके नॉलेज में उसको ले आऊंगा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।